Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो 2019 के लिए टीम मोदी का चेहरा बदलने वाला है। 9 नए मंत्री 10:30 बजे आज शपथ लेंगे। इनके नाम का ऐलान भी हो गया है। मोदी ने मंत्रिमंडल में जिन 9 मंत्रियों को जगह दी जानी है उनका नाम तय हो चुका है। संभावित सूची में सहयोगी दलों के किसी नेता का नाम नहीं है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार पीएम मोदी के 4P फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। 4P यानी पैशन, प्रोफिशिएंसी, पॉलिटिकल एक्यूमेन और प्रोफेशनल एक्यूमेन। ये सारी बातें जिनके आधार पर तय होंगे मंत्री। चलिए, तो कौन होंगे वो नाम और किसको क्या मिल सकता है, ये सब है लोगों के मन में, आपके भी मन में, और यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 10:30 बजे पता चलेगा। हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यहाँ पर CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी और हमारे सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी। इसके अलावा कुछ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी CSDS के प्रोफेसर, और रामकृपाल सिंह साहब भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। अभय दुबे साहब CSDS के प्रोफेसर, वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लक्ष्मण, पहले आपके पास आते हैं। इन नामों का ऐलान देर रात किया गया। कौन से हैं ये नाम और किसे क्या मिलने की कयास या बातें हो रही हैं? देखिए, कौन से नाम, इस 9 नाम में जिस 4P का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है उसी के आधार पर 9 नामों का चयन भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो टैलेंट पूल की कमी की बात हम कर रहे थे, शायद इन 9 नए चेहरों में इन टैलेंट पूल को कमी को दूर करने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि 4 वरिष्ठ जो हैं अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया, पूर्व अधिकारियों को, जिनमें 2 IAS ऑफिसर हैं, 1 IFS ऑफिसर है, 1 IPS ऑफिसर है। मसलन आप सत्यपाल सिंह की बात करें, जो मुंबई पुलिस के आयुक्त भी रह चुके हैं और 1980 बैच के IPS ऑफिसर हैं। राजकुमार सिंह आरा बिहार के अभी लोकसभा सांसद हैं, 1975 बैच के IAS ऑफिसर हैं और गृह सचिव के तौर पर इनकी छवि काफी प्रभावशाली रही है। हरदीप सिंह सूरी 1974 बैच का IFS ऑफिसर हैं। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में इनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ईवन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं, ब्राजील और UK में भी भारत के राजदूत रह चुके हैं। इसके अलावा अल्फोंस है, जो कि आप सुने होंगे जब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था अतिक्रमण हटाने के लिए, उस समय ये काफी प्रसिद्ध हुए थे और काफी प्रभावशाली अधिकारी माने जाते हैं, जो कि 1979 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इसके अलावा दूसरे जो नाम है, इसमें आप देख सकते हैं कि शिव प्रताप शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और साथ ही साथ ग्रामीण विकास पर इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। अश्विनी चौबे, जो कि बिहार के बक्सर से लोकसभा सांसद हैं, ये 5 बार विधायक रह चुके हैं और 8 साल तक बिहार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वीरेंद्र सिंह, जो कि टीकमगढ़ के लोकसभा सांसद हैं, ये 6 बार MP रह चुके हैं। और अनंत कुमार हेगड़े, जो कर्नाटक से लोकसभा सांसद हैं, 5 बार MP रह चुके हैं। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जोधपुर से आते हैं, इनका भी फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेकिन ये जो 9 नाम हैं, मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक संभावना है कि इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए। राइट। तो लक्ष्मण, आपने 9 नाम बता दिए। अभी आप बने रहे, कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपसे पूछनी, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी ले लेते हैं। आलोक जी, ये जो 9 नाम आ रहे हैं, जैसा लक्ष्मण भी कह रहे थे, IAS है, IPS है, तो क्या है फोकस? 2019 का चुनाव या काम? 2 फोकस हैं। एक तो बिल्कुल साफ है कि परफॉर्मेंस चाहिए और परफॉर्मेंस के साथ एक्सपर्टीज चाहिए। और आपको याद हो तो शुक्रवार को हमने इस पर चर्चा की आवाज अड्डा में। उस कार्यक्रम को अंत किया था हमने मार्क जुकरबर्ग के कोट के साथ कि दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम न लेना। और मुझे लगता है आज जो लिस्ट अब तक सामने आई है, और अगर कोई फेरबदल और होते हैं उनसे भी और ये बात पुष्ट होगी कि नरेंद्र मोदी इस बात को मान रहे हैं कि अगर जोखिम नहीं लिया तो पॉलिटिक्स में आगे कोई जगह नहीं है। और इससे पहले का भी उनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है। यहां वो इस बात को और अंडरलाइन कर रहे हैं। कुछ 1-2 पॉलिटिकल नाम यहां दिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ज्यादातर परफॉर्मेंस पर बेस्ड है। राइट। लक्ष्मण, कुछ और महत्वपूर्ण खबर जो आपने ठीक पहले बुलेटिन के कुछ बातचीत हुई, आपसे मैं जानना चाहूंगा। आपने कहा वहां 13 कुर्सियां लगाई गई हैं, क्या कुछ और सरप्राइज भी है? क्या किसको मिल सकता है? कोई प्रमोशन हो सकता है? ताजा जानकारी जो भी आपके पास हो। देखिए, फिलहाल इसकी औपचारिक जानकारी नहीं की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री के आवास पर सभी नए मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट चल रहा है। उसके बाद इसी राष्ट्रपति भवन के रास्ते ये सारे मंत्री जो बनने वाले हैं जाएंगे राष्ट्रपति भवन में, और राष्ट्रपति भवन में जिस तरह की तैयारियां चली उसका पता लगाने की हमने कोशिश की, तो मुझे सूत्रों से पता चला कि 13 कुर्सियां लगाई गई हैं।
13 कुर्सियां का मतलब ये हुआ कि 13 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसमें 9 तो नाम आ गए, तो मुझे लगता है 9 नाम राज्य के तौर पर होंगे और 4 नाम जो हैं वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर आएंगे। वो 4 नाम जो अभी राज्य मंत्री हैं या स्वतंत्र प्रभार वाले हैं उनको शायद कैबिनेट का दर्जा दे दिया जाए। जो 4 नाम आ रहे हैं उसमें निर्मला सीतारमण जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, अभी वो स्वतंत्र प्रभार हैं, इनको शायद कैबिनेट का दर्जा दे दिया जाए। पीयूष गोयल जो कि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में से एक हैं, इनके पास से भी स्वतंत्र प्रभार है, इनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने की संभावना है। 2 अन्य नाम है धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही साथ नकवी, इनको भी माना जा रहा है कि इनको राज्य मंत्री से अब जाकर के कैबिनेट का दर्जा दे दिया जाए। जी लक्ष्मण, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो देखना होगा कि अब क्या प्रमोशन हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। आपने काफी कुछ बता दिया, लेकिन औपचारिक घोषणा तक रुकते हैं। नीरज जी, यहाँ पर जिन लोगों की छुट्टी हुई वो या जिन लोगों ने इस्तीफे दिए वो, तो क्या कुछ और लोगों पर भी गाज गिर सकती है? आज कुछ ऐसा नया आ सकता है? देखिए, अब बहुत मुश्किल ये कहना है कि और कोई आगे इस्तीफा देगा, क्योंकि जिनके जो संभावित कथित तौर पे अंडर परफॉर्मर थे उनको तो उन्होंने हटा दिया है और फोकस उन्होंने अपना क्लियर किया। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार जो लक्ष्मण कह रहे हैं कि अगर ये 9 राज्य मंत्री बनेंगे और इनके ऊपर एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा तो फिर परफॉर्मेंस इशू फिर से खड़ा होगा, क्योंकि राज्य मंत्री उतनी फ्रीली काम नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है इसमें से कुछ को वो स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाए जिससे वो पूरी तरीके से काम कर पाए। अगर वो केवल राज्य मंत्री रहते हैं तो फिर वो एग्जीक्यूशन, डिलीवरी ये एक बार फिर से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो होता है कैबिनेट, उसमें जो है एक इशू हो सकता है। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती है। लेकिन फोकस बिल्कुल सही है, क्योंकि गुजरात का मॉडल अगर आप देखें वहाँ पे उन्होंने आईएएस लॉबी या एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा फोकस किया था रादर मंत्रियों के। अब वही फार्मूला दिल्ली में भी लगाया जा रहा है। राइट, चलिए, तो यहाँ शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा है कि उन्हें जो भी काम सौंपा जाएगा उसे पूरा करेंगे। सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ बताइए, पहले तो आपका रिएक्शन क्या था इमीडिएटली जैसे आपको पता चला कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट मिलने वाला है? एक रोमांच हुआ कि हम एक ऐसे नेता के साथ काम करने जा रहा है जिसके लिए 24 घंटे का समय भी छोटा पड़ता है। तो हम उनके दिए गए कार्यों को चुनौती के रूप में लेकर के और उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयत्न करेंगे। सर, और एक चीज़ है, जैसे अभी पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं हुआ है, अगर आपको चॉइस दिया जाएगा तो आप कौन सी पोर्टफोलियो प्रीफर करेंगे? जो वह देंगे मैं उस पर काम करूंगा। सर, और एक चीज़ है, जैसे ही आपने कहा कि 24 आवर्स कम होते हैं मोदी जी के लिए काम करने के लिए, वो बहुत एक हार्ड टास्क मास्टर है, तो इसके हिसाब से आपका क्या कहना है? क्योंकि परफॉर्मेंस के बलबूते पे बहुत लोगों को भी बाहर किया गया है जैसे हमें पता चल रहा है, तो उसके हिसाब से क्या करना है? प्रयत्न नहीं करूंगा कि मैं बाहर ना हो पाऊं। नए मंत्री मोदी सरकार के सतपाल सिंह जी, फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले मैं इस देश के बहुत ही तेजस्वी, वर्चस्वी और तपस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, और मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस देश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी तपस्या के साथ और पूरे मनोयोग से इस देश की सेवा करूंगा ताकि हम इस देश का पुराना वैभव जो है वापस लौटा सकें। देखिए, मेरी प्राथमिकता ये है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी टीम में मैं काम करने का अपने को सौभाग्य मिलेगा। जो भी उनका मार्गदर्शन होगा, उनके मार्गदर्शन में जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसको हम पूरी ताकत के साथ, पूरे संकल्प के साथ उसको हम सिद्ध करने का काम करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो भी संभावित नाम है या जो नाम आ चुके हैं, अब उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी वो देखने की बात है, और सब कह रहे हैं कि काम करेंगे। चलिए, यही बात निकलकर सामने आती, थोड़ी देर में साफ होगा किसको क्या काम मिलेगा। रामकृपाल जी, जो मोदी सरकार पे या जो इस पूरी सरकार पे थोड़ी टैलेंट को लेके बात चलती रहती कि टैलेंट की इनके पास कमी है, ऊपर के ही टॉप 2-3 लोग हैं जिसमें खुद प्रधानमंत्री हैं, 1-2 उनके आसपास हैं, लेकिन बाकी शायद थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब ये जो नए लोग आए हैं, उस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी भी पार्टी में यह नहीं होता है कि जितने भी लोग हैं उसमें से सब अच्छे ही हों। मोदी जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मोदी जी ये जानते हैं कि आने वाले समय की चुनौतियां क्या हैं, और अगर उन चुनौतियों से आप मतलब लड़ करके सफल हों या न सफल हों, लेकिन ऐसा अगर वोटर को लगेगा, जनता को लगेगा
कि आप उन चुनौतियों से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उन चुनौतियों से लड़ रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी। तो मोदी जी में हमेशा एक चीज़, जैसा आलोक जी ने कहा, उसी से कह रहा हूँ कि वो जानते हैं कि जोखिम उनके हर निर्णय में अगर ये झलकेगा कि ये आदमी जोखिम ले सकता है, ये आदमी इस बात की परवाह किए बिना कि नतीजे क्या होंगे वो कोई ऐसा कदम उठा सकता है। आप देखें उनके 3 साल के पूरे कार्यकाल में, 3.5 साल के कार्यकाल में और उसके पहले भी और आज भी है, वो ऐसा कुछ करते हैं जो परसेप्शन से हटकर होता है। यानी जो आप तमाम देख लीजिए मीडिया में क्या क्या नाम आ रहे थे, तमाम तरह के, उन्होंने कहा था कि ये इस सबसे अलग हटके होगा। और दूसरी बात, वो जानते हैं कि राजनीतिक सामंजस्य चाहे जितना बिठा लीजिए, अगर इस देश का जो 60% आज की तारीख में जो है जो निर्णय करता है, उसके पिताजी जो 80 साल के हैं वो भी उसी की चिंता में हैं कि जो 18 से 25 साल के बीच का है उसी के भविष्य को लेकर, तो केंद्र में वही है। वो क्या चाहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो रिजल्ट वो चाहता हो, वो ये चाहता है कि जैसे कहते हैं कि केतली को चूल्हे पर रख दिया गया है। आप एक उदाहरण ले लें, गडकरी जी का कौन सा हाईवे प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, लेकिन आज इस पर सब लोग एक मत हैं कि वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या हो रहा है कि काम करते हुए एक परसेप्शन बन गया है कि वो काम कर रहे हैं। तो मोदी जी को एक ऐसा चाहिए था, मैनेजमेंट की भाषा में जिसको कहें, उनको टैलेंट है कि नहीं ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। वो जानते हैं कि मैं करंट स्ट्रेंथ को यानी CS को DS में कन्वर्ट कर लूँगा, करंट स्ट्रेंथ को डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ तक ले जाना लीडरशिप का काम होता है। आप अपने को बिल्कुल अनलर्न करके आइए, जो कबाड़ भरा हुआ है दिमाग में निकाल दीजिए। आप इस देश की 60% आबादी की सोच को समझते हैं, उसकी बात को समझते हैं, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ को रिजल्ट न भी मिले, आप परफॉर्म करते हुए दिखें। कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट, आप ये कह लीजिए कि आप ऐसा लगे जैसे गडकरी जी ने किया। तो मुझे लगता है उन्होंने इस टीम को इस लिहाज से चुना है। बाकी चीज़ें देखिए, मैं वही कहता हूँ कि जिस आदमी का चेहरा देख के आप उसको चुनते हैं, उसको हाथ पैर भी होते हैं, लेकिन ये कहना कि हाथ पैर देख के चुना गया है, जातियां हैं, किसी को अभी आप ले लेंगे तो किसी कास्ट का होगा। अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि परफॉर्मेंस सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद ऑब्वियस है कि पॉलिटिक्स है, राजनीति में है, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी आप देखेंगे, कहाँ किसको ले जाना है, कहाँ कौन सी जाति है या क्या चीज़ हो रही है, वो भी है। बट फाइनल चीज़ वही है, मोदी जी को पता है कि 2019 में अगर ये नहीं परफॉर्मेंस नहीं कि आपने सब चीज़ हासिल कर ली है, लेकिन जनता को भरोसा हो जाए कि हाँ ये आदमी काम कर रहा है। आपने कहा CS को DS में बदलने की कोशिश करेंगे, तो CS DS के अभय साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से ले लेते हैं। अभय जी, जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस पे काफी जोर होगा, लेकिन क्या परफॉर्म करना 2 साल के अंदर, क्योंकि आप देख रहे हैं रमेश प्रभु जैसे भी, उनकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं था, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं, वक्त भी चाहिए होता है, चीजों को समझना होता है। 2 साल में परफॉर्मेंस हो पाएगा? देखिए, रामकृपाल जी ने जो कहा है, मैं उससे पूरी तरह सहमत होते हुए उसमें एक फुटनोट अपनी तरफ से जोड़े देता हूं, और वो फुटनोट ये है कि 2018 का साल जो कि जल्दी ही आ जाएगा, इस सरकार का अंतिम वर्ष होगा चुनाव से पहले का। तो 2000 अंतिम वर्ष जो होता है वो जवाब तलबी का साल होता है। उस वक्त सब लोग सरकार का, वो लोग भी जो गैर राजनीतिक हैं, जो चुपचाप घरों में बैठे रहते हैं, जो आमतौर पर राजनीतिक बहसों में भाग नहीं लेते, वो लोग भी सरकार और उसके मंत्रियों का आकलन करना शुरू कर देते हैं। लोग भाषणों के परे जाते हैं, वायदों के परे जाते हैं, और जो लच्छेदार बातें होती हैं उनको उनका पर्दा हटाकर चीज़ों की असलियत परखना शुरू करते हैं। ये 2018 में होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि 2018 जवाब तलबी का साल होगा। इस साल में अगर ये सरकार परफॉर्म करती हुई और डिलीवर करती हुई नहीं दिखी, तो मोदी जी कितने भी लोकप्रिय हों और उनके खिलाफ विपक्ष कितना भी कमजोर हो, जनता का रुख बदल जाएगा। और फिर जनता ये तय करेगी कि हमें किसके खिलाफ वोट करना है।
जनता ये तय नहीं करेगी कि हमें किसके पक्ष में वोट करना है। ध्यान कीजिए 2014 में जनता ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया था, मोदी के पक्ष में भी किया था, लेकिन मुख्य तौर पर कांग्रेस के खिलाफ जो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकार विरोधी भावनाएं थी, जिनके कई और कारण थे, उनका बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी को लाभ मिला था। अब इस बार जनता कांग्रेस से नाराज नहीं है। अगर जनता किसी से नाराज हो सकती है तो वो केवल नरेंद्र मोदी की सरकार से ही नाराज हो सकती है। तो इसीलिए आप देखिए 4 नौकरशाह, 4 ऐसे लोग जिन्हें प्रशासन का बहुत ज्यादा अनुभव है, 4 ऐसे लोग जो कि फाइलों पर अच्छी टिप्पणियां लिख सकते हैं, 4 ऐसे लोग जो कि दिए गए एजेंडे को धरती पर उतार सकते हैं, उनका कार्यान्वयन कर सकते हैं, ऐसे लोगों को लाया जा रहा है। और ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है जो कि परफॉर्म नहीं किया, जिन्होंने काम ठीक से नहीं किया, न राजनीतिक रूप से काम किया और न ही प्रशासनिक रूप से अच्छा काम किया। आप कई दिन से हम लोग अखबारों में और मीडिया में चर्चा सुन रहे हैं कि कोई एक्सेल शीट था जो कि अमित शाह को दिया गया, जो कि प्रधानमंत्री को दिया गया, और उसके आधार पर तय किया गया कि इस आदमी को रखना है, इस आदमी को पदोन्नत करना है, इस आदमी को लाना है और इस आदमी को बिल्कुल नहीं रखना है सरकार में। तो एक प्रक्रिया चल रही है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2018 के साल में देश के सामने उनकी जो टीम हो वो सर्वाधिक सक्षम टीम हो। आपने ये सवाल बिल्कुल ठीक उठाया है कि बहुत मुश्किल है किसी नए व्यक्ति का आना। ये तो बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह है कि आप बिल्कुल आखिर के 5 या 7 ओवर बचे हैं और आकर सीधे सीधे पहली गेंद से ही मारना शुरू कर देना है। आपके पास रुकने का टाइम नहीं है, आपके पास कोई बचाव की डिफेंसिव बल्लेबाजी करने का टाइम नहीं रह गया है। इसलिए ही इन तमाम नौकरशाहों को लाया गया है, वरना प्रधानमंत्री इनको पहले भी ला सकते थे। और ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री के पास पूर्ण बहुमत है। वो जो गठजोड़ सरकार के प्रधानमंत्री दबाव जिस तरह रहते हैं, उस तरह के दबाव का वो सामना नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर जनता दल यूनाइटेड के लोग आए या ना आए, अन्ना द्रमुक के लोग आए या ना आए, शिवसेना के लोग नाराज हों या खुश हों, इससे ज्यादा प्रधानमंत्री की राजनीतिक सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ता। ये लोग अखबारों में शोर मचा सकते हैं या कुछ चिमगोइयां कर सकते हैं, थोड़ा बहुत असंतोष, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सब दूसरी बड़ी बात यह है कि और बढ़ जाती है और चर्चा चल रही है कि जब कोई एक्सक्यूज नहीं है तो परफॉर्मेंस और डिलीवरी इनको देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई दबाव नहीं है और एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो जिम्मेदारी और चुनौती बढ़ेगी। लक्ष्मण के पास एक बार फिर चलता हूं मैं। लक्ष्मण, जेटली जी ने खुद कहा कि वो रक्षा मंत्रालय अब नहीं संभालना चाहते, तो चूंकि ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री होगी जहां पे रिजिक होगा, और आप कह रहे हैं कि अगर ये 9 लोग राज्य मंत्री बनेंगे, वो जो 4 खाली कुर्सियां हैं, क्या उसमें कोई सरप्राइज आएगा जो डिफेंस मिनिस्टर बन सकता है? देखिए, ये 4 खाली कुर्सियां, उनमें से कोई डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, मुझे उसकी संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि ये 4 अब तक स्वतंत्र प्रभार वाले हैं और इनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाना है। और कैबिनेट मिनिस्टर बनते ही इनको रक्षा मंत्री बना दिया जाए, और खास तौर से रक्षा मंत्री चूंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का पार्ट होता है, तो ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो यहाँ पर राजनीतिक हलकों में कल देर शाम से चर्चा चल रही थी, लेकिन उसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिली है, वो ये है कि शायद सुरेश प्रभु को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन इसकी संभावना पूरी तरह से नहीं कही जा सकती है। दरअसल ये एक ऐसा पद है जिसको लेकर काफी देर तक माथापच्ची चलती रही है। कल देर रात तक अमित शाह के घर पर बैठक होती रही कि आखिर फाइनल क्या किया जाए, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन अभी तक रक्षा मंत्रालय के पद से पर्दा नहीं हटा है। लेकिन रक्षा मंत्रालय के अलावा 3 मंत्रालय पर आप नीरज ध्यान दें तो जो राजीव प्रताप रूढ़ी का मंत्रालय था, जो उमा भारती का मंत्रालय था, और तीसरा जो मंत्रालय था वो रेल मंत्रालय। तीनों मंत्रालय ऐसे थे जो प्रधानमंत्री के सीधे रडार पर थे। कौशल विकास को बढ़ावा देना है, गंगा सफाई करना है, रेल को पूरा तस्वीर बदलनी है। तीनों जगह जो बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए मंत्री, उनकी जगह क्या कोई नया मंत्री दिया जाता है, वो मंत्री कौन से होते हैं, ये भी काफी दिलचस्प होगा देखना। एक और सवाल है लक्ष्मण, और अभी ये सवाल इसलिए उठ गया है कि चर्चा ऐसी चल रही है कि उमा भारती की किस्मत अभी अधर में लटकी हुई है। तो क्या जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं वो सारे इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं, या उनमें से भी कुछ लोग बचे रह जाएंगे, इसकी उम्मीद होगी? देखिए, जिन लोगों को इस्तीफा दिया जाना था उन लोगों से अमित शाह के साथ लगातार बैठक होती रही, तो 4 लोग तो हाथ के हाथ वहीं इस्तीफा दे दिए। 2 लोग थे, एक थे आपको कलराज मिश्रा, दूसरे थे उमा भारती। इनको इशारों में कह दिया है कि आपके परफॉर्मेंस से बहुत खुश नहीं है मोदी और आपको इस्तीफा देना है। कलराज मिश्रा ने पूछा कब देना है, तो उनको कहा गया कि आप 1 या 2 तारीख को दे दीजिएगा। तो आपने देखा होगा कल देर शाम कलराज मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। उमा भारती को लेकर यह माना जा रहा है कि उनको जब कहा गया इस्तीफा देने को लेकर के उन्होंने काफी इस पर नाराजगी जताई
आए तो शायद इस्तीफा स्वीकार करने की स्थिति अब तक नहीं आई है। तो हो सकता है कि उनको गंगा सफाई अभियान से हटा करके दूसरा मंत्रालय दे दिया जाए, क्योंकि उमा भारती ने ना तो इसका खंडन किया, ना तो इसकी पुष्टि की, और जिस लहजे में वो बात कर रही थी उससे लग रहा था कि जो सब कुछ हुआ है कैबिनेट फेरबदल को लेकर उससे वो बेहद नाराज है। शायद मोदी सरकार उमा भारती को नाराज ना करना चाहती हो, यही वजह है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया या फिर बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाया गया। राइट, तो चलिए यहाँ पर कुछ देर में पता लगेगा। साथ में हमारे हर्षवर्धन भी। हर्ष, जो सारी बातें हो रही हैं और खासतौर पे कि अब रक्षा मंत्रालय, लेकिन क्या रक्षा एक बात हो गई वहां पर सुरेश प्रभु का, लेकिन खुद जो सुरेश प्रभु का मंत्रालय है उस समय बड़े सवालों के निशाने पे है। क्या वहां पर भी कोई बदलाव हो सकता है कि प्रभु को रक्षा दें या कुछ और दें, ना दें, लेकिन रेलवे मंत्रालय बदल दें, वहां का मंत्री बदल दें? देखिए विपिन, मुझे लगता है कि कम से कम अनुमान इसका कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, इसको तो ध्वस्त करने के लिए ये टीम बैठी हुई है। अमित शाह और मोदी ये तय करके बैठते हैं कि जो भी मीडिया में अनुमान लगेगा पहले उसको ध्वस्त कर देना है। लेकिन रेलवे मंत्री के तौर पर सुरेश प्रभु को हटाना ये कितनी बड़ी मुश्किल है उसका आप अंदाजा लगाइए कि सुरेश प्रभु ने जो भी फैसले लिए हैं, जिन अधिकारियों की टीम लगाई है, और वो अधिकारी आप रेल मंत्रालय से लेकर और जो जोन वाइज जो बटे हैं उन सारे अधिकारियों की टीम, वो सारी की सारी टीम सुरेश प्रभु के भरोसे वहां बैठी हुई है। और जो लोग थोड़ा अंदर से रेलवे को देखते हैं, आपने भले ही हंगामा सुना हो कि निजीकरण हो रहा है, हंगामा सुना हो कि रेलवे प्राइवेटाइज हो गई है, लेकिन आप जब अधिकारियों से बात करते हैं, आप जब कर्मचारियों से बात करते हैं, तो एक भरोसा उनको दिखा। अब चूंकि लगातार सुरेश प्रभु का दुर्भाग्य रहा है कि लगातार दुर्घटनाएं हो गई, कई ऐसी घटनाएं हो गई जिससे सीधे रेल मंत्री पर सवाल उठे, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि वो अगर हटाते हैं तो किसको बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम इस मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं तो तीन चीजें बड़ी साफ समझ में आती हैं जिसको देखना चाहिए और जो आगे भी समझने की चीज है। जब हम कहते हैं कि क्या बीजेपी में टैलेंट पूल है नहीं, क्या कमी है क्या, तो आप उस कमी को अगर देखेंगे तो कौन लोग मंत्री बन रहे हैं। शिव प्रताप शुक्ला जो 89 से विधायक थे, जो गोरखपुर में बहुत पुराने विधायक रहे, जो प्रचारक रहे, जो राम मंदिर आंदोलन के समय भी नेता थे, वो आज मंत्री बनने जा रहे हैं। कौन मंत्री बन रहे हैं? अनंत हेगड़े बन रहे हैं, जो 5 बार से सांसद हैं, जिनकी बार बार चर्चा होती है, जिनके एनजीओ को संघ बार बार कहता है, ये कहते हैं कि शोकेस करता है कि देखिए ग्रामीण विकास का कार्यक्रम ऐसे चलाया जाता है। जो जिन अधिकारियों की बात की जा रही है, सत्यपाल सिंह और आरके सिंह, वो भी पुराने लोग अब हो गए, 3 साल उनको रखा गया। वो पहले भी लगता था कि ये भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या नए लोगों के लिए जगह नहीं है, क्या टैलेंट पूल है, उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा, और क्या वो टैलेंट पूल पूरा का पूरा अमित शाह के हाथ में जाना है, अमित शाह पार्टी के तौर पर तैयार करेंगे। क्योंकि हम सरकार और संगठन को अगर अलग करके देख रहे हैं तो थोड़ा सा समग्रता में देखेंगे तो ज्यादा बात समझ में आएगी। उत्तर प्रदेश में जब नाम चल रहे थे तो बार बार ये सबको तय था कि एक कोई ब्राह्मण बनेगा मंत्री, लेकिन योगी जी के शहर से, योगी जी से लगभग जिसको कहते हैं कि 36 के आंकड़े वाले शिव प्रताप शुक्ला बनेंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। और जब हम इन अधिकारियों की बात कर रहे हैं, चाहे वो हरदीप पुरी हो, सत्यपाल सिंह हो, आरके सिंह हो, तो इनके में एक कॉमन फैक्टर है कि ये अधिकारी जब काम में थे तो इन अधिकारियों ने बार बार उस नेशनल कोट अनकोट इंडियन एजेंडा को आगे बढ़ाने की बात की थी, जिसकी खुले तौर पर अधिकारी सर्विस में रहते हुए बहुत कम बात करते हैं। और शायद यही वजह है कि ओवरऑल जब हम देखेंगे तो मंत्रिमंडल उसी तरह से दिखेगा। और इसमें मैं एक चीज जो नीरज जी ने यहां कही कि राज्य मंत्री, तो मुझे भी लगता है कि इनमें से कुछ लोगों को बड़ा जिम्मा दिया जाएगा, क्योंकि ये वो अधिकारी नहीं है जिन्होंने काम किया हो और कहीं पीछे बैठकर काम करते रहे हो। ये फ्रंट के लोग थे, इनको कुछ फ्रंट की सीट मिलेगी, ऐसी उम्मीद मुझे भी। चलिए, तो 10:30 बजे है ये पूरा कार्यक्रम, और शायद पोर्टफोलियो भी हमको हाथ के हाथ पता लगे, थोड़ा आगे पीछे पता लगे, लेकिन कुछ तो बड़ा होने वाला। जैसे आप कह रहे हैं सरप्राइजेस बहुत आते हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं क्या होगा, लेकिन होगा दिलचस्प। चलिए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी CNBC आवाज पर एक खास पेशकश जारी रहेगी। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका कैप्टन मोदी 2019 की टीम की इस खास कवरेज में, जो 10:30 बजे 9 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी
और उसके अलावा कुछ फेरबदल भी हो सकते हैं। पोर्टफोलियो भी थोड़ी देर में अनाउंस होगा। हम उम्मीद करते हैं कि साथ के साथ पोर्टफोलियो में हमें पता चलेगा। तो एक खास चर्चा हम कर रहे हैं कि जो जिस तरीके का ये बदलाव मोदी सरकार कर रही है वो 2019 के पहले की एक बड़ी तैयारी के तौर पे है। कुछ मंत्रियों के अंडर परफॉर्मेंस के कारण उनको बदला जा रहा है, नए मंत्री लाए जा रहे हैं और जो नए चेहरे लाए जा रहे हैं उसमें खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के मंझे हुए लोग हैं, जिसमें 2 IAS हैं, एक IPS और एक IFS है, साथ ही 4 उनके जो अलग और पॉलिटिकल सेक्टर से बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से संघ और बीजेपी से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ CNBC आवाज़ के प्रबंध संपादक आलोक जोशी जी शामिल है, साथ ही CSDS के सीनियर फेलो अभय दुबे जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खासतौर पर बड़े करीब से देखते हैं, और साथ ही वरिष्ठ संपादक रह चुके हैं हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी हैं जो भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक भी रखते हैं और उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत की राजनीति पे बहुत गहरी पकड़ है। तो जो ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि जो नया परिवर्तन किया जा रहा है, नई टीम लेके आई जा रही है, ये किस तरीके से डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस खास तौर पर रहा और वो 4P की चर्चा, एक्सेल सीट की चर्चा चल रही थी। तो इसमें एक बार फिर से मैं रामकृपाल जी आपके पास आता हूं। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, मेरी एक आशंका है, मैं चाहता हूं इसको आप लोग खारिज करें। जब भी कहा था कि किसी वकील, किसी CA या किसी IAS IPS को मंत्री बनाया जाता है तो वो बहुत तर्क के आधार पर, बहुत लॉजिक के आधार पर और बहुत जिसको कहते हैं कि किताबी आधार पर फैसले करते हैं, ज़मीनी हकीकत से कटे रहते हैं। कई वरिष्ठ मंत्रियों को मौजूदा समय में भी इसी आलोचना के दायरे में खासतौर पर भाजपा और संघ के लोग रखते हैं। तो ये जो 4 नए चेहरे आ रहे हैं जो IAS IPS और IFS हैं, क्या ये इस मेरी आशंका को खारिज करेंगे या वो दिक्कत बनी रहेगी? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत जितने भी IAS IPS होते हैं, याद रखिए कि तमाम आते रहते जाते रहते हैं, लेकिन एक कोई पुलिस अधिकारी SSP रैंक का, इवन SHO रैंक का या जिलाधिकारी कहीं भी जाता है तो जब उसका ट्रांसफ़र होता है तो पूरे लोग प्रदर्शन करते हैं कि नहीं, इनको यहाँ रोका जाए। अचानक वो सुर्खियों में आ जाता है। नियम कानून सबके लिए वही हैं, उसके लिए भी वही थे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो ज़िले को बदल देता है या वहाँ की तकदीर बदल जाती है। होता क्या है कि वो एक ऐसी इमेज उसके बारे में ये हो जाता है कि बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है और न्यायप्रिय है और सख्त है। ये 3 चीज़ें होती हैं। आप तमाम देख लें, जैसे अल्फोंस का आप जिक्र कर रहे, आप उनको दिल्ली में देख लीजिए, आज भी लोग उनको याद करते हैं और अच्छी तरह से याद करते हैं जैसा उन्होंने किया था। तो बेसिकली जो मैंने इसके पहले कहा था कि देखिए, कोई भी सरकार आएगी 3 साल में या 5 साल में हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल जाती है। एक गन्ने की फसल बोते हैं, वो भी साल में एक बार पैदा होती है, एक किसान को मालूम है। बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिनका नतीजा बहुत बाद में मिलता है। नरसिम्हा राव ने जो रिफॉर्म का बीज भरा, उसके बाद वो हार भी गए, लेकिन वो जा करके कब उसका फलीभूत हुआ, 15 साल के बाद लोगों ने याद करना शुरू किया कि हाँ ये चीज़ थी। लेकिन बेसिक मोदी जी का जो ये है, जैसा मैंने फिर पहले कहा था कि ये आभास हो कि ये आदमी काम में लगा हुआ है, काम कर रहा है, रिजल्ट एक दिन ऐसे ही मिलेगा। जैसे 6 किलोमीटर अभी मुश्किल से हाईवे बना होगा निज़ामुद्दीन से लेकर के अभी यूपी गेट तक, लेकिन उसको देख के ये लग रहा है कि ये हाईवे जो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का है, ये जरूर बन जाएगा। बेसिकली ऐसा है कि जो कोई काम करता हुआ दिखे, और वही देखिए 2 चीज़ें, हार्ड वर्किंग एंड हार्डली वर्किंग। मोदी जी ने कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग और हार्डली वर्किंग में एक अंतर किया है। और ये जो लोग आएंगे, पता है कि 2 साल में कोई हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदलने वाली उनका विभाग, लेकिन जनता को अगर ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये आदमी पर भरोसा किया जा सकता है, ये काम करता हुआ दिख रहा है और ज़रूर नतीजे इसके आएंगे जिससे हमारा भविष्य बदलेगा। हर वोटर जो होता है, आम आदमी, यही होता है। विनोबा भावे की एक बहुत अच्छी लाइन है कि कोई किसी के भरोसे न जिए ये स्वावलंबन है, लेकिन कोई किसी का भरोसा न करे ये असंभव है। सवाल इस बात का है कि क्या ऐसी टीम है जिस पे वोटर भरोसा कर सकता है। भरोसा हमेशा रिजल्ट से नहीं होता है।
रिजल्ट आप अच्छा भी कर लें, कई बार उस पर विवाद भी हो सकता है, लेकिन जैसा डिमोनेटाइजेशन के सवाल पर लोगों को ये परसेप्शन बनाने मोदी कामयाब रहे कि ये आदमी है जो जोखिम उठा सकता है, जो गरीबों के हित के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। जरूरी नहीं कि नतीजा मिल जाए, आने वाला 2019 के लिए यही रहेगा कि आप हमारी टीम कितना भरोसा दिलाने में कामयाब होती है या नहीं। ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल बेरोजगारी दूर कर देंगे या कौशल विकास वाला आ जाएगा तो एक साल में तमाम रोजगार सबको मिल जाएगा। हकीकत मोदी जी भी जानते हैं, हकीकत जो रिसीविंग एंड पर बैठा हुआ है वो भी जानता है, लेकिन अगर आप उस दिशा में ईमानदारी से बढ़ते हुए आपकी टीम काम करती हुई दिख रही है तो वो आपका साथ देने को तैयार होगी। जी हाँ, बिल्कुल ईमानदार होना तो ज़रूरी है ही है, ईमानदारी के साथ काम करते हुए दिखना भी बहुत ज़रूरी है। आलोक जी, एक सवाल मेरे मन में ये उठ रहा है कि इस पूरे फेरबदल में राजनीतिक तौर पे भी मैनेज करने की कोशिश की गई, खासतौर पे अगर आप उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को देखें। उत्तर प्रदेश में ठाकुर और ब्राह्मणों का जो समीकरण था उसको साधने की कोशिश की गई है। कर्नाटक में चुनाव होने हैं तो वहाँ से बहुत ही फायर ब्रांड लीडर अनंत हेगड़े को चुना गया है और अनंत हेगड़े 5 बार के सांसद है और उम्र बहुत कम, 28 साल में पहली बार वो एमपी बन गए थे और उनका इतिहास रहा। लाल किले में ये कश्मीर में गए थे, वहाँ पे झंडा फहरा, तो बहुत ही जिसको कहना कि भाजपा की थीम से मैच करते हुए फायर ब्रांड लीडर के तौर पे है। तो राजनीतिक मैनेजमेंट भी तो यहाँ पे किया गया है। नहीं, बिल्कुल किया जाएगा। जो आदमी राजनीति कर रहा है वो राजनीतिक मैनेजमेंट छोड़ देगा, ये उम्मीद करना तो निरर्थक है। वो राष्ट्रीय सरकार तो बना नहीं रहे नरेंद्र मोदी, उन्हें एक ऐसी सरकार बनानी है जो उनके मिशन 350 के लक्ष्य को पूरा करने की तरफ ले जाए। तो पार्टी डिलीवर करेगी तब जनता में लोकप्रिय होगी और उसका फल पार्टी को मिलेगा। इसके लिए दोनों तरह के लोग जरूरी हैं। और खास बात ये देखिए कि ये जिनको हम अभी अचानक टैलेंट पूल या एक्सपर्ट्स की टीम बोल रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स की टीम भी तो अब बीजेपी का कैडर है, ये बचपन से कैडर नहीं रहे हैं। लेकिन जैसा अभी हर्षवर्धन ने बात कही कि कोट अनकोट इंडियन, तो वो क्या है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है जो इन लोगों ने सरकार में काम करते समय भी मौके बमौके दिखाई है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स बिल्कुल किनारे रख दी गई है, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे लोग जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करते हैं या सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं करते हैं, वो काम करके दिखाते हैं, ऐसे लोगों को तलाशने की, उनको काम पर लगाने की कोशिश की गई है और अच्छा समय देके की गई है। सत्यपाल सिंह जब मुंबई से जाकर चुनाव लड़े थे तब से ये कयास लग रहे थे कि अब इनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन एक लंबा समय दिया गया। इसके बाद शायद ये देखा गया होगा कि पार्टी के अंदर इन्होंने क्या काम कर लिया, अपने क्षेत्र में क्या काम कर लिया है। इसके बाद जिस तरह की एक्सेल शीट की चर्चा हो रही है, हो सकता है कि वो एक्सेल शीट पार्टी के सांसदों के लिए, विधायकों के लिए और वर्कर्स के लिए भी बन रही हो कि ये पार्टी का कितना काम कर चुके हैं कि अब इन्हें एक दूसरे काम में लगाया जा सकता है। पुराने समय में अक्सर होता था, इस बार ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के दौर में हमने बहुत देखा कि अब ये इस्तीफा दे रहे हैं, अब ये पार्टी के काम में लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकारों में भी हुआ है। तो नरेंद्र मोदी राजनीति करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और उत्तर प्रदेश को लेके एक पिक्यूलियर बात है, यहाँ हर्षवर्धन और रामकृपाल जी दोनों इस पर राय देंगे, अभय दुबे भी बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की नेचुरल चॉइस नहीं थे। इसको उत्तर प्रदेश पर नजर रखने वाला कोई भी आदमी जानता है, जो मेरे जैसा राजनीति में बहुत गहरी पैठ, बीजेपी के अंदर बहुत गहरी पैठ नहीं रखता है, उसे भी ये पता है कि योगी आदित्यनाथ अपने दम पर मुख्यमंत्री बने हैं। चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतने के बाद इस बात में मुझे बहुत शक है कि योगी आदित्यनाथ को पोस्टर बॉय बना के चुनाव लड़ा जाता तो वैसा नतीजा आता जैसा अभी आया है। इसलिए यह स्थिति और किसी को स्वीकार्य हो सकती है, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को यह स्थिति कितने समय तक स्वीकार्य होगी, ये एक सवाल है। और इसलिए अगर आप राजनीति के चाणक्य जिन्हें कहा जाता है आजकल, अमित शाह, उनको देखें और नरेंद्र मोदी को देखें तो उनके सामने एक पैरेलल मिशन और एक पैरेलल उद्देश्य तो ये हमेशा से रहा होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश को दोबारा अपने फोल्ड में उस अंदाज में लाया जाए जहां हमें कोई आदमी चुनौती देकर कुर्सी मांगने की हैसियत में न रहे। राइट, तो इसमें हर्षवर्धन आपको जवाब देना चाहिए।
हाँ, निश्चित तौर पर ये आलोक जी ने जो बात कही है, दरअसल मैं वहीं से आगे ले जाता हूं। बस इसमें थोड़ा सा एक चीज को मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा कि नेचुरल चॉइस नहीं है, लेकिन अपने दम पर जैसा मैं भी नहीं मानता हूं। मैं आलोक जी कह रहे हैं कि अपने दम पर, मैं इसको थोड़ा सा और विस्तारित करता हूं कि परिस्थितियों के लिहाज से अपने दम पर तैयार नेता वो दिखे, क्योंकि और जो नाम थे उनका कोई आधार नहीं था, कोई मास में उनकी कोई अपील नहीं थी। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि किसको मंत्री बनाया, तो शिव प्रताप शुक्ला का मंत्री बनना देखा जाना चाहिए, क्योंकि शिव प्रताप शुक्ला उसी तरह के बैकग्राउंड से आए हैं और 89 से लेकर आज तक गोरखपुर उत्तर की जो शहर की जो सीट मानी जाती है, उस पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे का कब्जा नहीं रहा, सिवाय उसके जब शिव प्रताप शुक्ला को डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने हराया था और उनको निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इन्हीं योगी आदित्यनाथ ने खड़ा किया था, जो लग रहा था कि शायद अब स्थितियां बहुत बिगड़ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये ध्यान में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत अच्छे से है। और दूसरी जो बड़ी चीज है कि जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो क्या और दूसरे चेहरे वहां से निकलेंगे क्या, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर और मठ के महंत के तौर पर दोनों तुलना लगातार चल रही है। तो गोरखपुर के उस इलाके में, खासकर जो पूरब का इलाका है, उसमें और कौन से चेहरे होंगे? तो दो चेहरे आपके पास हो गए हैं, एक महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर और एक शिव प्रताप शुक्ला मंत्री के तौर पर। अब सवाल यह है कि पोर्टफोलियो इनको क्या मिलेगा और किस तरह से ये काम करते दिखेंगे, वो देखने की जरूरत। एक चीज नीरज में जोड़ूंगा अभी, जो बार बार चर्चा हो रही है और जिसको विपिन ने कहा कि उमा भारती, लक्ष्मण जब बता रहे थे कि उमा भारती नाराज हैं, उमा भारती की नाराजगी कोई नई बात नहीं है। वो अटल आडवाणी के जमाने से आज तक नाराज हो जाती हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं कि बड़ी फायर ब्रांड लीडर हैं। लेकिन मैं बुंदेलखंड से बता रहा हूं, जहां से वो सांसद चुन के आई हैं, मैं उनके मंत्रालय से बता रहा हूं, उनकी कार्यशैली ऐसी नहीं रही है कि जिसकी बात बार बार न्यू इंडिया वाले न्यू इंडिया की बात करते हैं, जिस न्यू इंडिया की मोदी, उसमें उमा भारती फिट नहीं बैठ रही हैं। अब अगर उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है तो शायद ये एक जो नॉनसेंस वैल्यू न क्रिएट हो, उससे बचने की कोशिश है, क्योंकि आप बहुत बड़ा मंत्रालय था आपके पास और वो भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। राम मंदिर से कम बड़ा मुद्दा नहीं है गंगा सफाई का, और वो सीधे सीधे लोगों को दिखता है। तो मुझे लगता है कि उमा भारती अगर नहीं मानेंगी तो उनको हटाना ही पड़ेगा। और कोई एक बड़ा मंत्री, मुझे जो शुरू में था, एक बड़े नेता हैं जिनको लगभग तय हो गया था कि वो दिया जाएगा, लेकिन अंतिम समय में बात बिगड़ गई, वो भी उन्हीं के साथ निकले हुए नेता थे, उसी कम्युनिटी से आते थे, लोध कम्युनिटी से ही, और लगभग तय था कि गंगा सफाई का काम अब उनके जिम्मे आने जा रहा है। तो अब अगर उमा भारती इसके बाद नाराज होती हैं तो 3 साल का पूरा समय के बाद नरेंद्र मोदी ये कह सकेंगे, मतलब कहने की जरूरत नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह संदेश जाएगा कि आपको इतना बड़ा काम दिया गया और आप नहीं कर पाए, इसलिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें 2 चीजें और मैं पॉइंट आउट करूंगा। हर्षवर्धन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें नाराजगी, खैर उमा भारती तो मतलब हमेशा नाराज ही रहती हैं, वो ज्यादातर समय उनका नाराजगी में जाता है, कभी मीडिया के साथ, कभी सरकार के साथ और पार्टी के साथ। 2 लोग इसमें ऐसे हैं, एक आरके सिंह और एक हरदीप सिंह पुरी। आरके सिंह भी बीच बीच में कई बार बगावती तेवर वो दिखा चुके हैं, उसके बावजूद उनको रखा गया, तो ये तय मानिए कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही होगा। और हरदीप सिंह पुरी विशेष तौर पे विशेषता रखते हैं विदेशी मामलों के, और उनकी पत्नी भी यूनाइटेड नेशंस में काम करती है, बहुत ज़बरदस्त आदमी। तो मेरा सवाल ये है कि उनकी इस एक्सपर्टाइज का क्या फॉरेन मिनिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां सुषमा स्वराज ऑलरेडी बेस्ट परफॉर्मर हैं? अभय दुबे जी क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? देखिए, आपने सुषमा स्वराज का नाम लेकर मुझे एक खास बात याद दिला दी, जो अपने पहले वक्तव्य में भी रखना चाहता था। अभी मीडिया में इस बात को लेकर काफ़ी कयासबाजी है, और बहुत दिलचस्प किस्म की कयासबाजी है, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि सरकार के जो वरिष्ठतम मंत्री हैं, उन्होंने अभी गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के बंगले पर एक ऐसी बैठक की है, जिस बैठक के अंदर होने वाली बातचीत को लेकर काफ़ी बातें की जा रही हैं। ये वे मंत्री हैं जिनको लगातार लग रहा है कि उनके भी काम का कोई एक्सेल शीट बना है, उसका भी कोई मूल्यांकन किया गया है, उसके बारे में भी सोचा गया है कि क्या इन मंत्रियों का विभाग बदला जा सकता है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति के कारण इन मंत्रियों में से किसी को हटाया तो जा नहीं सकता, लेकिन विभाग बदलना तो प्रधानमंत्री के हाथ में है। और अब चूंकि जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, अच्छे प्रदर्शन का सवाल है, सरकार के पास 1-1.25 साल रह गया है। इसी में सारा जितने भी तीर मारने हैं, इसी 1-1.25 साल के अंदर सारे तीर मारने हैं।
तो ऐसी स्थिति में इन मंत्रियों को लगातार अंदेशा था कि उनके विभाग भी बदले जा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को अपनी निगाह विभागों के बंटवारे की संभावनाएं, उसके से जुड़े हुए अंदेशे और उसके साथ जुड़ी हुई राजनीति पर भी रखनी चाहिए। ये तीसरा पहलू है मंत्रिमंडल के फेरबदल का। पहला पहलू है कौन लोग नए आ रहे हैं, दूसरा पहलू यह है कि किन लोगों को निकाला जा रहा है, और तीसरा पहलू यह है कि क्या किसी महत्वपूर्ण बड़े मंत्री का विभाग बदला जाएगा। ये विश्लेषण तो बहुत आसान है कि भाई अरुण जेटली से रक्षा मंत्रालय लेकर किसी नए रक्षा मंत्री को बनाया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, उसके लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट उचित नहीं है। लेकिन क्या गृह मंत्रालय भी बदला जा सकता है? क्या विदेश मंत्रालय भी बदला जा सकता है? क्या विदेश मंत्री को एक ऐसा राज्य मंत्री दिया जा सकता है जो दरअसल व्यवहारिक रूप से विदेश मंत्री का काम करने लगेगा और विदेश मंत्री को कुछ करने के लिए रह नहीं जाएगा उनके पास? देखिए, सुषमा स्वराज की जो परेशानी है उस पर जरा निगाह डालिए। सुषमा स्वराज की आत्म छवि ये है, वो खुद ये मानती हैं कि डोकलाम विवाद के ऊपर जो भारत और चीन के बीच में जो तनाव शैथिल्य हुआ है, वो मानती हैं कि इसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। एक तरफ तो सुषमा स्वराज ये मानती हैं कि उनकी गतिविधियों की वजह से हुआ, उन्होंने जो राजनीति की, उन्होंने जो विदेश नीति में महारत दिखाई, उसकी वजह से हुआ। दूसरी तरफ मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लगातार ये प्रचारित कर रहा है कि चीन के सवाल पर मोदी मंत्र की जीत हुई है। जैसे ही सुषमा स्वराज की आत्म छवि बनी और उनकी तरफ से ये बात उनके खेमे से ये बात निकल के आई, वैसे ही मीडिया में लगातार इस बात पर जोर दिया जाने लगा, इसको रेखांकित किया जाने लगा कि डोकलाम के ऊपर मोदी मंत्र काम आया है। तो सुषमा स्वराज को लगा कि भाई एक पूरे 3 साल के अंदर एक बड़ा काम करने की उन्होंने बड़े काम का श्रेय लेने की कोशिश की और वो श्रेय भी उनसे छीना जा रहा है। और अब अगर जगदीप सिंह जैसा व्यक्ति आता है और उन्हें विदेश राज्य मंत्री बनाया जाता है, तो सुषमा स्वराज को लग सकता है कि उनके पास अब करने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। इसलिए ये राजनीति बहुत दिलचस्प है, इसकी पर निगाह रखना जरूरी है। बहुत दिलचस्प है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जब वीके सिंह को मंत्री बनाया गया था तो बहुत अटकलें लगी थी कि कहीं उनको डिफेंस में राज्य मंत्री ने बना दिया है, लेकिन वैसा किया नहीं। मोदी जी इस मामले में बड़े माहिर और शातिर है कि वो बड़ा चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं। लेकिन आरके सिंह ने मंत्री जो बनने वाले हैं थोड़ी देर में ही, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का बड़ा आभार व्यक्त किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बोला। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम पर कॉन्फिडेंस किया और उस विश्वास को मैं बिल्कुल ये रिपेयर करूंगा, उस विश्वास पर खरा उतरूंगा। देखिए, अब तक हमने जितनी भी आपको बाइट सुनवाई मंत्री बनने से पहले, उसमें एक पॉइंट में बार बार नोट कर रहा हूं, जो आखिरी में सब लोग बोलते हैं कि जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसको 100% करके दिखाऊंगा, क्योंकि यही उनके बने रहने का एकमात्र आधार होगा। बाकी माननीय और यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री कहने से कोई बचेगा नहीं इस मंत्रिमंडल में, ये तो तय समझ लीजिए। एक और बड़ा सवाल है, आलोक जी और रामकृपाल जी, आपको मैं जवाब चाहूंगा इस पे। पहले 2 बातें चल रही थी कि जेडीयू का इंक्लूजन हो सकता है, एआईएडीएमके का इंक्लूजन हो सकता है, तो और दूर की चर्चा में यह भी था कि एनसीपी भी शायद शामिल हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मेरे 2 सवाल हैं, एक तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, और दूसरा क्या एक और विस्तार की तरफ या एक और फेरबदल की तरफ हम 2019 से पहले बढ़ेंगे? पहले आलोक जी, फिर रामकृपाल जी। तो मेरा जवाब नीरज इसमें बहुत साफ है। पहले जो चर्चा हुई उसमें बात आई है, लेकिन ये बात बहुत साफ है कि अब मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो किसी को इस तरह का स्पेस देने के मूड में है। जब ये अपने दम पे सरकार चला रहे हैं तो ऐसे समय, अब जब करो या मरो का समय आ गया है, अगले 2 साल में तय होना है कि ये इन्हें अगला टर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वक्त अब ये इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, और जिसे हम पॉलिटिकल रिस्क टेकिंग कह रहे हैं, वो रिस्क उन्होंने पॉलिटिकल मोर्चे पे दरअसल वहाँ लिया है। जब हम देख रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के अंदर तो राजनीति कर ली, वो करनी बनती है, हम अपनी पार्टी को मजबूत बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं, लेकिन साथ में हम एलाइज के दबाव में नहीं आ रहे हैं, और एलाइज के दबाव में आने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। कई बार ये होता है कि एक बड़ा नेता बड़प्पन दिखा रहा होता है इसलिए अकोमोडेट करता है, कई बार ये होता है कि वो सामने वाले के वजन को देखकर उससे दबता है और उसको अकोमोडेट करता है। तो मुझे लगता है कि किसी से दबकर अकोमोडेट करने की स्थिति में वो है नहीं,
और इस वक्त शायद वो बड़प्पन दिखाकर रिस्क लेने के वो वाला रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि मैं तो किसी को शराफत में स्पेस दे दूं और वो आकर मेरा खेल खराब करे। क्योंकि कोई दूसरे आमतौर पे जो पिछली सरकारों में आप देख लीजिए, एलाइज के मंत्रियों की तरफ से सबसे ज्यादा गड़बड़ियां होती रही हैं। मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर जो सबसे गंभीर आरोप हैं वो एलाइज की वजह से हैं। अगर एलाइज को इतना स्पेस, इतना दम नहीं दिया गया होता तो शायद जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर आरोपों की लिस्ट है वो बहुत छोटी होती अब के मुकाबले। और रामकृपाल जी इस पर और प्रकाश डालेंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो इस पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की है। और एक सवाल मैं रामकृपाल जी आपसे पूछना चाहता हूं, तो परफॉर्मेंस की बात हो रही है कि ये मंत्री बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो कौन से स्पॉट्स हैं जो डार्क स्पॉट्स हैं इस सरकार में जिनको लेकर सबसे ज्यादा चिंता इन्हें होनी चाहिए? क्योंकि कुछ तो बाहर हो गए मंत्रिमंडल से, लेकिन अब वो कौन है जिनकी मिनिस्ट्रीज बदली जानी बहुत जरूरी है? अगर वो नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। आलोक जी, पहले तो मैं ये कह दूं कि मोदी जी जोखिम लेते हैं। मैं पत्रकारिता में ऐसे नेता के बारे में, चाहे वो श्रीमती गांधी रही हो या नरेंद्र मोदी जी हो, मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। 45 मिनट पहले मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। रही बात जो जेडीयू और तमाम तरह की, ये सब मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आती रही हैं, लेकिन मैं हमेशा एक बात को मानता रहा हूँ कि जब कोई भी चीज़ सामने आ जाए तभी भरोसा करो। इतना कह सकता हूँ कि ऐसा जो एक लग रहा है कि नाराज़ हो गए हैं वो फलाना, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बातचीत हुई होगी, आगे क्या होना है ये जरूर इसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन जेडीयू से संबंध अच्छे रहेंगे और निश्चित तौर पर एक कोई सहमति हुई होगी। यही बात बाकी के लिए भी है। एआईडीएमके में जो जिस तरह से वहाँ चल रही हैं अभी सारी स्थितियाँ, उसमें जल्दीबाजी में कुछ भी करना बीजेपी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता था। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है। और ये कहना, देखो मैं फिर भी अभी ये बात नहीं मानता हूँ, हो सकता है आखिरी हो सकता है कि कल को एक और फेरबदल हो जाए या किसी और को एकोमोडेट किया जाए। देखिए पॉलिटिक्स में कहना बड़ा मुश्किल काम होता है। रही बात आलोक जी, दूसरा आपने क्या सवाल किया था जो अभी मैंने यही पूछा था कि परफॉर्मेंस की नजर से देखेंगे तो वो डार्क स्पॉट्स कौन से? हाँ, ये जी जिनके मंत्रालय बदलने की जरूरत है। देखिए आप भी कारपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, मैंने भी काम किया है। मैं एक बार प्रमोशन के लिए कुछ नाम लेकर के गया तो मेरे डायरेक्टर ने हमेशा मुझसे कहा कि ये डेकोरेटिव है, अपीजमेंट है या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा दोनों मिक्स है। उन्होंने कहा नहीं, आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट को लेकर के आइए। देखिए मोदी जी का भी काम करने का थोड़ा तरीका ऐसा है कि जो राजनीति में है तो राजनीति में रणनीति बनाना है, बाकी चीज़ें साधनी पड़ेंगी। लेकिन अल्टीमेटली देखिए बेसिक बात यह है कि 2014 में जिस तरह से उनको वोट मिला था, वो आज भी जानते हैं कि चाहे जिस भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको सबसे बड़ी चिंता होती है कि उसका बेटा जो आज है उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं, जो अभी छोटा लड़का होगा वो स्कूल में अच्छी एजुकेशन पाएगा कि नहीं। तो कहीं ना कहीं एक जैसे वो होता है कि आप बॉलीवुड में वही फिल्में चलती हैं जो 3 साल में एक लावारिस लड़का जो सड़क पे मिलता है वो 3 घंटे के अंदर अंदर वो बहुत बड़ा हीरो बन जाता है, अरबपति होके निकलता है। वो ऑडियंस जानता है कि ये एक स्टोरी है, कल्पना है, लेकिन उसको उसमें सुकून मिलता है। सीधी एक बात ये होती है कि आप परफॉर्मेंस में 2 चीज़ें हैं, रिजल्ट आ गया जरूरी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का रिजल्ट का एक टाइम आता है, लिमिट एक होती है। विज्ञान में अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, कोई एम्स लगा रहे हैं तो उसको बनने में 2 साल लग जाते हैं, फिर उसका स्टाफ आएगा, 4 साल में उसका वो होता है। सवाल इस बात का है कि आप ऐसा लग रहा है, जैसे मैं फिर कहूँगा कि वे विभाग, जैसा कि एक चीज़ आपने पूछा, मोदी जी का सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये जो यूथ है, बेरोजगार है, उनको पता है कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पढ़े लिखे बेरोजगारों की समस्या ज़्यादा है। जो लिटरेट अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि वो क्या होता है, एमए कर लिया ना, आप खेती करेंगे और घर में बैठे रहेंगे। तो जो उन्होंने ये कहा था कि ये कौशल विकास, ये उनका प्राइमरी था। अब कौशल विकास पर मैं ये नहीं कहता हूँ काम नहीं हुआ है,
लेकिन कम से कम ये बस एक आखिरी बात, ये आप देख लें कि वो कौशल विकास को जिस तरह से कम्युनिकेट गांव-गांव, शहर लेवल पर उसकी चर्चा होनी चाहिए थी, वो चर्चा नहीं हो रही है। सड़क भी अभी नहीं बनी है, लेकिन सड़क की चर्चा हो रही है। लेकिन ये जो था कि नहीं, आपको रोजगार, आपको एक 6-6 महीने के कोर्स हैं, एक कम से कम एक डेटा आता कि कितने लोगों को इस तरह से रोजगार मिला, कितने लोगों को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इससे क्या फायदे हैं। बहुत बड़ा आलोक जी, गांव से लेकर के कस्बों तक बेरोजगारी जी। रामकृपाल जी, यहाँ पे और मैं आपको बताऊं कि छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, लौट के चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। अभी तो अपने पास बहुत समय है शपथ से पहले का, लेकिन एक चीज तय है कि जो भी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये मान के चलें कि सरकार की जो दो चेहरे हैं, एक तो मोदी जी, एक शाह जी, उनकी नजर उन पर है, भले ही वो कितने रहे। जैसे कि कुछ एक नाम आप देखें, जैसे वीरेंद्र कुमार, बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो टीकमगढ़ से सांसद कई बार रह चुके हैं। तो आप अगर काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो कभी न कभी आपकी लॉटरी लग सकती है।